आई बेटा, अगला सवाल हमारा ये था, ये साइक्लोहेक्सीन था। साइक्लोहेक्सीन को KMnO4 के साथ रिएक्ट कराया गया, कंपाउंड ए बना, और ए कंपाउंड का फर्दर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा करके हीट किया गया, और इसको बिना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हीट किया गया। इसकी हमको मैकेनिज्म जाननी है, या कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन जानना है। तो पहले तो आप ये जान लें कि जब हम इसका KMnO4 से रिएक्शन कराएंगे, सबको अच्छी तरीके से पता है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अक्सर वैसे तो यहाँ हीट लिखा रहता है, लेकिन यहाँ हीट नहीं लिखा गया, तब भी हम इसको हीट मान करके ही चल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ही रिएक्शन करा, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगा, रिएक्शन आप आगे नहीं करा पाएंगे। तो ये देखना कंपाउंड जो बन करके आए बेटा, यहीं से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगा इसका, COOH बना, COOH बना। अब इसका फर्दर रिएक्शन कराया जा रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कराएंगे तो ये एसिड है और ये बेस है, एसिड बेस आपस में क्या करेंगे, साल्ट बना लेंगे। तो जो साल्ट बनेगा बेटा, जरा साल्ट को देख लीजिए ध्यान से, COOCA कंपाउंड बन करके आया बेटा ये, ओके। कैल्शियम का ये साल्ट बना, हालांकि ये एडिपिक एसिड है तो इसको बोलेंगे कैल्शियम एडिपेट, ओके। यहाँ पर चाहे आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं, या चाहे आप इसको निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव कर सकते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। वो तो हम आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं बेटा। फिर फर्दर हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट करके, क्योंकि इसमें दो प्रोसेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पहले रिएक्शन होगा, फिर उसके बाद हम इसको हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे हम, तो इसमें से आपको करना क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर कर देना है, क्योंकि ये डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ तो एसिड बेस रिएक्शन हुआ, अब यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 निकलता है, लेकिन चूंकि कैल्शियम लगा है तो CO2 और कैल्शियम ऑक्साइड बाहर आते हैं, तो हम कैल्शियम कार्बोनेट निकाल के बाहर कर देते हैं। तो कंपाउंड देखिए जो बन करके आया, ये 5 कार्बन का हो जाएगा ना बेटा, ये 5 कार्बन का हो गया, और साथ में ये बना क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग आप करते हैं तो यही कैल्शियम कार्बोनेट फिर फर्दर टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आप इसको ऐसे कह सकते थे कि CaO अलग हो गया और ये CO2 अलग हो गया। तो CO2 का निकलना डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। तो ये जो हमारा कंपाउंड बन करके आया बेटा, ये कौन सा कंपाउंड हुआ, कंपाउंड B। अब फर्दर अगर इसी को हम डायरेक्ट ऐसे हीट कर दें, इसी कंपाउंड को अगर हम डायरेक्ट हीट कर दें बेटा, तो हमने आपको बताया था कि अगर बाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैं और 3 कार्बन से ऊपर जाते हैं, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, तो ये सब जनरली अगर इनको आप हीट करते हैं तो ये डिहाइड्रेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों साथ साथ देते हैं। तो डिहाइड्रेशन अगर ये देंगे तो देखिए ये H यहाँ से निकला और OH यहाँ से निकला, ये डिहाइड्रेशन हुआ। और डीकार्बोक्सिलेशन अगर होगा तो आप इस CO2 निकाल के बाहर कर दीजिए इसको, ये देखना। तो एक कार्बन एक घटा ना, अब ये 5 ही कार्बन का तो चैन रह गया, तो जो रिंग बन करके आएगा ये कंपाउंड बन करके आया, साथ में CO2 हुए और साथ में H2O। इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो जैसे यहाँ CaCO3 बना था साल्ट, और ये है क्या एक्चुअल में, ये कार्बोनिक एसिड है, क्योंकि इस रूप में एग्जिस्ट नहीं करता, अनस्टेबल होता है ये, इसलिए CO2 और वाटर के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है, ओके। आइए बेटा अगले क्वेश्चन को जरा हम लोग ध्यान से देखें। इसमें इन्होंने कहा कि साहब एस्टल्डिहाइड रिएक्ट रेडिली विद, एस्टल्डिहाइड इन चारों में से किस कंपाउंड से ये सबसे पहले या सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा, ओके। तो सबसे पहले रिएक्शन करेगा, वो कराने से पहले हम इन चारों कंपाउंड को जिनसे रिएक्शन होना, या चारों रिएजेंट को हम जान लें कि इनका नाम क्या है। इसे हम कहते हैं हाइड्राजीन, इसे हम कहते हैं सेमी कार्बाजाइड, इसे हम कहते हैं फेनिल हाइड्राजीन, और इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिलामीन। अच्छी तरह से आप यहां जान लें
कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर, यही पार्टिसिपेट करेगा, यही एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। चूँकि एस्टल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफाइल आते हैं इस पर अटैक करते हैं। भाई यही तो है ना एल्डिहाइड, COH। कोई भी बाहर से न्यूक्लियोफाइल आएगा इसी पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि बांड यहाँ से टेम्परली टूट जाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जनरेट होता है। तो RCO- यहाँ H और यहीं आकर के न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। बाद में इसका जो कैटायनिक पार्ट हो आकर के यहाँ O के साथ जुड़ जाता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये चूँकि सबसे धीमा स्टेप होता है तो इसी को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी स्लोएस्ट स्टेप में जो रिएजेंट अटैक करता है उसी के नाम से हम लोग अक्सर रिएक्शन को जानते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा पहले या ये या ये या ये, इन चारों में हमें डिसाइड करना है कि कौन पहले अटैक करेगा। अब डिपेंड करता है कि इस न्यूक्लियोफाइल के साथ, इस नाइट्रोजन सेंटर के साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं वो ग्रुप किस प्रकार के हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर के हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के हैं, इलेक्ट्रॉन खींचिंग नेचर के हैं या इलेक्ट्रॉन ढकेलिंग नेचर के हैं। तो पहले तो आप ये जान लें कि ये जो NH2 यहाँ लगा हुआ है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और इस नाइट्रोजन के साथ जो नाइट्रोजन लगा है इसका लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस कर रहा होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। इसके साथ इसका भी लोन पेयर इस रिंग के साथ नाच रहा होगा, ये देखना XYZ। ये भी क्या हो गया, sp2। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर हम बात करें बेटा तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp की होती है, उससे कम sp2 की होती है और सबसे कम sp3 की होती है। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लगा, इस नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लगा, और इस नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग गया जो ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे लीस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल ये वाला होगा, और इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल ये वाले होंगे क्योंकि ये sp3 सेंटर है। इन तीनों के कंपैरिजन में ये खींच नहीं रहा होगा, बल्कि हो सकता है इनको डोनेट कर रहा हो। ओके, तो अब सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर किस में होगा, ये पहले वाले केस में। यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके कंपैरिजन में कम होगा, यहाँ पर भी कम होगा क्योंकि sp2 सेंटर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर से लगे हुए हैं, और यहाँ तो सबसे कम होगा, ऑक्सीजन लगा हुआ, सबसे ज़्यादा खींचिंग है। क्यों? क्योंकि आपको पीछे बताया गया है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के होता है। तो इन चारों में अगर आप डिसाइड करें तो सबसे तेज कौन रिएक्शन कर रहा होगा एस्टल्डिहाइड से बेटा, हाइड्रोजन। ओके, ये था कहानी। आई बेटा, अगला सवाल ये था कि इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है। तो इस कंपाउंड को हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं कि कैसे इसका नामकरण किया जाए। नामकरण इसका आप दो तरीके से कर सकते थे, जैसे अगर आप एक नंबर ये मान लें, इसको 2 माने, इसको 3 माने, इसको 4 और इसको 5, तो नाम क्या होगा इस कंपाउंड का, 2,3 डाईमेथिल साइक्लोपेंटीन। अब अगर आप इसी कंपाउंड का नामकरण ऐसे करते, यहां से नंबरिंग ना करके यहां से नंबरिंग करते, 1 2 3 4 5, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,5 डाईमेथिल साइक्लोपेंटीन। इस क्वेश्चन का जवाब हमको बच्चों ने जो भेजा था, कुछ बच्चे कहते नहीं सर जी ये सही है, कुछ बच्चों ने कहा नहीं सर जी ये सही है। हालांकि हम आपको रिटन एक्सप्लेनेशन भेज भी दिए थे, लेकिन वीडियो एक्सप्लेनेशन में थोड़ी बात और स्पष्ट हो जाती है कि भाई रियल रीजन क्या हो सकता है। अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड को 2 और 3 अगर आप जोड़ें तो 5 निकल कर के आएगा, और 5 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ
6 निकल करके आएगा। नियमतः अगर देखा जाए तो हमने आपको बताया था कि LSR और लोएस्ट सेट्स फॉर लोकेंट रूल, हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर में 2 ही नियम फॉलो होते हैं, जिनमें अगर LSR और LSLR अगर हम लगाएंगे तो ये हमारा डोमिनेटिंग नियम होता है, ये डोमिनेट कर जाता है बेटा। LSLR के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो ये कहते हैं साहब आप वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले पढ़ते हों, और LSR कहता है कि साहब सारे सब्स्टिट्यूएंट को जब आप जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद उनका एडिशन मिनिमम होना चाहिए। उनको जब आप जोड़ोगे लोकेंट्स को तो हमेशा मिनिमम निकल करके आना चाहिए। अब यहाँ लड़ाई ये LSR के अकॉर्डिंग है और ये LSLR के अकॉर्डिंग है। हमने आपको जस्ट अभी बताया कि डोमिनेट करता है, तो ये जो नीचे वाला नाम होगा ये ज़्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि जब हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले आएगा, और जब हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे हमारा 2 पे आ जाएगा। कुछ लोग करें साहब अगर हम 1 से यहाँ 2 चलने बजाय 1 से यहाँ इधर 2 मान लें, तो जब आप इधर जाओगे तो इन आपका गायब हो जाएगा, और हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है। फिलहाल इसमें इन को हम फंक्शनल ग्रुप मान सकते हैं, हालांकि वो प्राइमरी सफिक्स है, नॉट अ सेकेंडरी सफिक्स, मेन फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। आइए बेटा अगला क्वेश्चन देखें जरा। ये क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा गया तो उसका 17 नंबर सवाल था। ये जो कंपाउंड है इनका रिएक्शन NaNH2 से कराया जा रहा है। NaNH2 बेस होता है और 1 मोल यहाँ लिया गया बेटा, मात्र 1 मोल। 1 मोल लेने के पीछे उनका मकसद ये था आपसे पूछना, उनका आपसे कबुलवाना, उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ पर देखिए HD ग्रुप है, ये HD ग्रुप है, और कह सकते हैं कि ये भी HD ग्रुप है। हालांकि ये न्यूट्रल ज़्यादातर माना जाता है क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप है। अगर ये OH डायरेक्ट रिंग से लगा होता तो इसकी HD की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती पानी से, अल्कोहल से, लेकिन चूँकि ये एलिफैटिक ग्रुप से लगा हुआ है तो इसकी HD की स्ट्रेंथ बहुत ही मिनिमम होता है, पानी से भी नीचे आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि पानी न्यूट्रल है तो उसके कंपेरिजन में कहीं ना कहीं इसकी HD की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी ही होगी। आइए भैया, तो अगर आप 1 मोल लेकर के चल रहे हैं तो इन दोनों में जिस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वही एसिड इस बेस से रिएक्शन करेगा। आप बता सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा कि एसिटिलीन वाले एसिड की, तो ये H देर से निकलेगा, ये H पहले निकलेगा। दोनों में अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो जो प्रोडक्ट हमारा बन करके आएगा आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको तोड़ देना है। ये बेस है, यहाँ से H आयन ट्रैप कर लेगा। जब H आयन ट्रैप कर लेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, सीधे यहाँ पर